हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो दोस्तों, आप सभी बताइएगा आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आप लोगों ने न्यूज़ तो सुनी होगी कि जो आप लोगों का सभी का पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला था 15-16 की डेट में, वो एग्ज़ाम अभी जो है कोई ऑफिशियल तो नोटिस नहीं आई हुई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद ना हो। लेकिन आप लोग ये उम्मीद बिल्कुल मत लगाइएगा कि पेपर नहीं होगा, क्योंकि अभी ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं आई है ऑफिशियल कि एग्ज़ाम नहीं होगा। तो आप अपनी तैयारी जैसे कर रहे थे सेम वैसे ही करते चलिए। अगर नहीं होता है एग्ज़ाम तो आप उसको निगेटिव में ना लेके पॉजिटिव में लेके चलिए कि आप लोगों का जो थोड़ा बहुत टॉपिक अभी बच गया है, आपको और मौका मिल गया है उसको अच्छे से रिवीजन करने का, अच्छे से पढ़ने का। तो कभी भी आप डिमोटिवेट मत होइएगा। समझिए कि आपको जो है ईश्वर ने थोड़ा सा और चांस दे दिया है कि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। और अगर एग्ज़ाम होता है तो आप अच्छा ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो एग्ज़ाम देने के लिए भाई आप लोग तैयारी कर ही रहे हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में आपको जो है डगमगाना नहीं है। जैसे आपकी तैयारी चल रही है आप अपनी तैयारी को वैसे ही जारी रखिए। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा कि अगर अब एग्ज़ाम नहीं हुआ तो फिर कब होगा। भाई एग्ज़ाम तो होना ही होना है। और अगर पीजीटी नहीं तो आप जान रहे हैं कि एलटी का भी एग्ज़ाम आने वाला है दिसंबर में। 6 दिसंबर को डेट आ चुकी है, ठीक है। तो आप उसकी तैयारी कीजिए। तो कहने का मतलब कि कुल मिला के आपको पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं वैसे ही आप करते रहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम की डेट करीब आ जाती है ना तो हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिलता। जब एग्ज़ाम की डेट करीब आती है तो हम बस रिवीजन करते हैं, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। लेकिन अभी जो है हमारा जो टॉपिक नहीं कवर हो पाया है, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अभी आपके पास भरपूर टाइम है, तो उस टाइम का जो है आप आनंद लीजिए, मज़ा उठाइए कि आपको ईश्वर ने थोड़ा और मौका दिया है ताकि आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें। बस यही 2 बातें कहनी थी। और अगर क्लास की बात करें तो कल हमने जो है छायावाद का संपूर्ण टॉपिक खत्म कर लिया है। अगर किसी ने मेरी छायावाद वाली क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे जो आधुनिक युग की प्लेलिस्ट बनी है वहाँ पर आपको भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद तीनों की पूरी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। तो आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं काव्यशास्त्र पढ़ाने के लिए, तो आप एक बार जाइएगा मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। वहाँ पर मैंने जो है काव्यशास्त्र पढ़ा रखा है पुनीत राय की पुस्तक से। पुनीत राय की पुस्तक से मैंने जितना भी उसमें काव्यशास्त्र दिया है सारा मैंने ट्रिक के माध्यम से उसको पढ़ा दिया है। तो आप एक बार जाके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में बनी है। और अगर आप लोग कोई संस्कृत की क्लास करना चाहता है तो संस्कृत का भी संपूर्ण टॉपिक मैंने जो है अपने ही चैनल पे, इसी चैनल पे पढ़ाया है। आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। संस्कृत की क्लासेस भी इसमें पढ़ा दी गई हैं। संस्कृत साहित्य हो या संस्कृत व्याकरण हो, दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ाया गया है। तो आप वहां से जाके उन टॉपिक को भी कवर कर सकते हैं। और इस समय अगर हम बात करें तो इस समय हम लोग सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो पुस्तक आती है उसकी सीरीज को शुरू किए हैं, जिसमें हमने आधुनिक युग में छायावाद तक पढ़ लिया है। आज हमारी जो क्लास होगी वो है छायावादोत्तर काल, प्रगतिवाद। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी बने रहिएगा शुरू से अंत तक ताकि हर एक पॉइंट अच्छे से समझ में आए। बात करें प्रगतिवाद की तो प्रगतिवाद का जो समय है वो 1936 से 1942 माना जाता है। 1936 किसकी अंतिम सीमा थी? तो आपको पता है 1936 छायावाद की अंतिम सीमा थी और वहीं से प्रगतिवाद की शुरुआत होती है। 1936 से 1942 तक का जो समय था ये प्रगतिवाद का माना जाता है। इसको आप याद रखिएगा। इसमें जो पहला पॉइंट दिया है वो है लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। इस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। क्या कह रहे हैं कि लखनऊ में अप्रैल 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई और प्रथम अधिवेशन के समय से हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत हुई। तो हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? प्रथम अधिवेशन के समय 1936 ईस्वी में।
अप्रैल का महीना था और कहाँ पर हुआ था, लखनऊ में हुआ था। और उस समय उस जो प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, उस अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद जी थे। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आगे कहते हैं सन 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना हुई। यह विश्व का पहला लेखक संगठन था। कहते हैं 1934 ईस्वी में गोर्की के नेतृत्व में रूस में सोवियत लेखक संघ की स्थापना की गई थी। और ये जो सोवियत लेखक संघ था, ये विश्व का पहला लेखक संगठन था जो कि रूस में स्थापित किया गया था। और किसके नेतृत्व में, गोर्की के नेतृत्व में 1934 ईस्वी में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, 1936 ईस्वी में। हिंदी में प्रगतिवादी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1936 ईस्वी में। और उसके प्रथम अधिवेशन में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद जी थे। ये सारे जो है महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। नेक्स्ट पॉइंट है सन 1935 ईस्वी में हेनरी बारबुस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर्स ने प्रगतिशील लेखक संघ यानी कि प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। किसने, कहते हैं 1935 ईस्वी में हेनरी बारबुस की पहल पर पेरिस में E.M. फोस्टर्स ने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की। 1935 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना जो है की गई थी हेनरी बारबुस की पहल में। और कहाँ पे हुई थी, पेरिस में 1935 ईस्वी में। आगे कहते हैं अगला पॉइंट है, देखिएगा, मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, के.एम. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, एस. सिन्हा और मोहम्मद दीन तासीर ने भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किया था। तो क्या करें, जो है इंग्लैंड में जुलाई 1935 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का जो है गठन किया गया था। कौन कौन उसमें शामिल थे, तो उसमें थे आपके मुल्कराज आनंद, सज्जाद जहीर, ज्योति घोष, के.एम. भट्ट, हिरेन मुखर्जी, एस. सिन्हा और मोहम्मद दीन तासीर ने भारत की तरफ से, ये सभी लोग भारत की तरफ से सर्वप्रथम इंग्लैंड में जुलाई 1935 ईस्वी में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का गठन किए थे। ये इन लोगों के नाम जरूर याद रखिएगा, क्या पता इस बार जो है परीक्षा में यहाँ से कोई किसी का नाम ही पूछ ले, तो याद रखिएगा भारत की तरफ से कौन था। तो थे तो इतने लोग, और कौन से नहीं थे एक अलग नाम दे सकता है, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। आगे कहते हैं प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में वही क्या है, प्रगतिवाद है। कहते हैं कि प्रगतिवाद जो है ये साहित्य के क्षेत्र में जो नाम प्रगतिवाद है, वही राजनीति के क्षेत्र में अगर बात करें तो समाजवाद या साम्यवाद है। इतिहास के क्षेत्र में वही विचारधारा क्या कहलाती है, मार्क्सवाद कहलाती है। और उसी को साहित्य के क्षेत्र में क्या कहा जाता है, प्रगतिवाद कहा जाता है। तो ये 2-3 पॉइंट जो है इनको याद रखिएगा। और हाँ, मैंने एक चीज और नहीं बताई, जैसे आपने अभी पढ़ा कि लखनऊ में जो प्रगतिशील लेखक संघ का अधिवेशन हुआ था, तो सबसे पहला जो अधिवेशन हुआ था वो 1936 यहाँ पे दिया है, अभी आपने पढ़ा है ना कि जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो मुंशी प्रेमचंद जी थे, है ना। अच्छा, अगर आ जाए कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो याद रखिएगा दूसरा अधिवेशन 2 साल बाद हुआ था। पहला 36 में हुआ, दूसरा 2 साल बाद यानी कि 1938। ये दूसरा और 2 साल बाद कनेक्ट हो जाएगा। तो दूसरा जो है वो 1938 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में हुआ था, 38 में हुआ था। और इसके जो लेखक थे, मतलब अध्यक्ष जो थे, वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यही पुस्तक में नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका जो तीसरा अधिवेशन हुआ था वो 1942 ईस्वी में हुआ था। तीसरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे तीसरे अधिवेशन के, वो जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, उसके बाद जो चौथा अधिवेशन हुआ था वो 1943 में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्रीपाद अमृत डांगे जी। श्रीपाद अमृत डांगे जी
चौथे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। तो ये चारों ना क्रम याद रखिएगा। 36 में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो 36 में हुआ था, लखनऊ में हुआ था। इसके अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद जी थे। दूसरा अधिवेशन 38 में हुआ, कलकत्ता में हुआ, और इसके अध्यक्ष जो थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। तीसरा जो अधिवेशन है वो 1942 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। चौथा अधिवेशन 43 में हुआ, इसके अध्यक्ष जो थे वो श्रीपाद अमृत डांगे जी थे। ये चारों अधिवेशन जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रगतिवाद का सैद्धांतिक आधार मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। राजनीति के क्षेत्र में जो समाजवाद या साम्यवाद है, साहित्य के क्षेत्र में वही प्रगतिवाद है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने सुमित्रानंदन पंत कृत युगवाणी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य कहा है। कहते हैं जो बच्चन सिंह है, इन्होंने सुमित्रानंदन पंत की एक रचना है युगवाणी, इसी को खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवाद काव्य माना है। किसने? बच्चन सिंह ने। इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कालक्रम की दृष्टि से रामेश्वर करुड़ कृत ब्रजभाषा काव्य करुड़ सतसई को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य माना। कह रहे हैं जो गणपति चंद्र गुप्त थे, ये जो है कालक्रम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो रामेश्वर करुड़ एक लेखक हैं। रामेश्वर करुड़ जी एक लेखक हैं। इनकी एक रचना है जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है और काव्य विधा है। इनकी एक रचना है ब्रज भाषा में काव्य विधा, वो रचना है करुड़ सतसई। इसी को प्रथम प्रगतिवादी कवि और काव्य किसने माना है? गणपति चंद्र गुप्त ने। यानी कह सकते हैं गणपति चंद्र गुप्त ने प्रथम प्रगतिवादी कवि रामेश्वर करुड़ को माना और प्रथम प्रगतिवाद काव्य जो है प्रगतिवादी काव्य वो माना है करुड़ सतसई को। और बच्चन सिंह ने वही किसको माना है? तो सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है युगवाणी, इसको खड़ी बोली का प्रथम प्रगतिवादी काव्य जो है बच्चन सिंह ने माना है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे कहते हैं प्रमुख कवि काल क्रमानुसार निम्नलिखित हैं। अब हम देखते हैं जो प्रगतिवादी कवि हैं उनके समय को देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे कौन कौन सी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। सबसे पहले बात करेंगे केदारनाथ अग्रवाल की। केदारनाथ अग्रवाल का जो जन्म है वो 1911 ईस्वी में हुआ और 2000 में इनकी मृत्यु हुई। इनका जो जन्म स्थान है वो कमासीन बांदा में हुआ था। माता पिता के नाम की बात करें तो इनके पिता का नाम हनुमान प्रसाद था और माता का नाम घिसट्टो था। इनकी माता का नाम क्या था? घिसट्टो इनकी माता का नाम था। और पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम पार्वती था। प्रथम संग्रह इनकी है युग की गंगा। युग की गंगा ये इनकी प्रथम संग्रह है, याद रखिएगा। आगे कहते हैं केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालेंद्र उपनाम से रचनाएं करते थे। ये जो है जो अपनी काव्य यात्रा का शुरुआत किए थे, काव्य लिखने की शुरुआत किए थे, तो ये बालेंद्र उपनाम से रचनाएं करते थे। तब वे जो है ब्रज भाषा में कवित्त सवैया छंद में लिखते थे। यानी कि जब केदारनाथ अग्रवाल ने अपनी काव्य यात्रा की शुरुआत की थी उस दौरान ये जो है बालेंद्र उपनाम से रचनाएं करते थे और ज्यादातर रचनाएं ये ब्रज भाषा में लिखते थे और कवित्त सवैया छंद में लिखते थे। ये इनकी विशेषता रही है। आगे कहते हैं केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविता शीर्षक से किया। कहते हैं केदारनाथ अग्रवाल जी जो थे इन्होंने देश विदेश की तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद किया था, लेकिन किस शीर्षक में किया? देश विदेश की कविता शीर्षक में किया है देश विदेश की तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद। आगे कहते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचनाओं का काल क्रमानुसार सूची निम्न है। केदारनाथ अग्रवाल की जो रचनाएं हैं उनको हम एक एक करके देखते हैं समय के अनुसार। तो इनकी जो पहली रचना है केदारनाथ अग्रवाल की वो है युग की गंगा 1947 ईस्वी, नींद के बादल 1947, लोक और आलोक 1957, फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965, आग का आईना 1970, गुल मेहंदी 1978, पंख और पतवार 1979, बंबई का रक्त स्नान 1981, हे मेरी तुम 1981, मार प्यार की थापे 1981, कहे केदार खरी खरी 1983, अपूर्वा 1984,
जमुन जल तुम 1984, बोले बोल अबोल 1985, जो शिलाएं तोड़ती हैं 1985, आत्मगंध 1988, अनहारी हरियाली 1990, खुली आंखें खुले डैने 1993 और पुष्पदीप 1994। और साथ ही साथ इनकी लास्ट रचना है बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी 1996 ईस्वी की रचना है, बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी। तो यहाँ पे हमने इनकी 20 रचनाओं को देखा और ये नहीं कह सकते कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, सारी की सारी रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 20 रचनाएं यहाँ पे हमने देखा और सभी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज याद रखिएगा, इनकी जो रचना है फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये रचना है ना फूल नहीं रंग बोलते हैं 1965 ईस्वी की। इस रचना पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। इसी रचना पर इन्हें जो है सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया, इस बात को याद रखिएगा। और एक चीज है, जो ये रचना है हे मेरी तुम, और दूसरी रचना है जमुन जल तुम। ये दोनों जो रचनाएं हैं, ये दोनों रचनाएं केदारनाथ अग्रवाल जी ने अपनी पत्नी की याद में जो है लिखा था। एक है हे मेरी तुम और दूसरी है जमुन जल तुम। ये दोनों जो रचनाएं हैं इन्होंने अपनी पत्नी की याद में लिखा था केदारनाथ अग्रवाल जी ने। और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम पार्वती था, अभी हमने पढ़ा भी है। अब इनकी रचनाओं को याद कैसे करेंगे? तो चलिए कुछ ट्रिक बनाते हैं। एक स्टोरी है, सुनिएगा। जैसे देखिए लिखा है युग की गंगा, तो युग की गंगा से गंगा को ले लीजिए, ठीक है। तो युग की गंगा, गंगा जो है कह सकते हैं कि गंगा में बादल का पानी है, गंगा में बादल का पानी है। जो गंगा नदी है, गंगा में पानी कहाँ से आया है तो कह सकते हैं गंगा में बादल का पानी है। बादल से जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो गंगा नदी में गिरती हैं, तो गंगा में कहाँ का पानी है? बादल का पानी है। एक तरीके से जोड़ सकते हैं। तो गंगा में बादल का पानी है, तो गंगा से हो जाएगा गंगा की युग की गंगा, और बादल से हो जाएगा नींद के बादल। ये इतना क्लियर हुआ। गंगा में बादल का पानी है और यही बादल जो है लोक और आलोक में फैले हुए हैं। और ये जो बादल है ये पूरे विश्व में फैले हुए हैं, तो कह सकते हैं यही बादल लोक और आलोक में फैले हुए हैं। और जब यही बादल जो है लोक आलोक में फैले हुए हैं, तो इन्हीं बादलों से बारिश की बूंदें जब धरती पर गिरती हैं, तो धरती पर भाई फूल भी उगते हैं। धरती पर जब गिरती हैं तो फूलों पर गिरती हैं, तो जब फूलों पर गिरती हैं तो फूल नहीं उनके रंग बोलते हैं। यानी कि फूलों पर जब गिरती हैं तो पेड़ों पर, तो उनमें से क्या होता है? फूल के कलर, उनके रंग निकल के आते हैं। जिस जिस कलर का फूल रहता है वो कलर सामने आते हैं। तो कह सकते हैं कि तब फूल नहीं उनके रंग बोलते हैं। जब रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? वो देखो कितना सुंदर कलर का फूल आया है, यही बोलते हैं ना। तो कब ये सब निकलते हैं? जब ये बादल से बारिश की बूंदें फूलों पर पड़ती हैं, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, जो आग की आईने की तरह है। जो कैसी है? जो आग के आईने की तरह है। और बाद में ये क्या बन जाते थे? बाद में वो गुलमेहदी बन जाते थे। जो बारिश की बूंदें जब पड़ती थी तो आग के आईने की तरह होती थी। आपने देखा होगा अगर बहुत गर्मी रहती है और बारिश की जब बूंदें पड़ती हैं तो वो आग की तरह, उमस की तरह निकल के आती हैं, है कि नहीं? छन्न छन्न से आवाज आती है। आपने देखा होगा बहुत धूप में अगर बारिश हो तो और उमस बढ़ जाती है। तो जब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती हैं तो फूल नहीं रंग बोलते हैं और आग के आईने की तरह निकलकर सामने आती हैं, और फिर क्या बन जाती हैं? गुलमेहदी बन जाती हैं। फिर क्या बन जाती हैं? गुलमेहदी बन जाती हैं। ये सारी बातें जो है केदारनाथ में एक लोग गए थे, वो बता रहे थे कि केदारनाथ में ऐसा ऐसा हो रहा था। वहां पे ऐसा बताया गया कि गंगा में जो है बादल का पानी है। गंगा में जो पानी है वो बादल का है, और यही बादल जब लोक और आलोक में फैले हुए हैं यही बादल, और जब इन्हीं बादलों से बारिश की बूंदें जो है फूलों पर गिरती हैं तो फूल नहीं उनके रंग बोलते हैं, जो कि एक आग के आईने की तरह होते हैं और बाद में गुलमेहदी बन जाते हैं।
इतना समझ में आया। अब ये सब बातें करके वो आदमी जो है केदारनाथ से, मतलब केदारनाथ में सारी बातें बता रहा है, फिर वहां से क्या करता है, पंख और पतवार लेकर जो है चल देता है बंबई का रक्त स्नान करने। फिर उसके बाद वो पंख और पतवार के साथ अपनी नाव को लेकर कहाँ चल देता है, बंबई का रक्त स्नान करने। और जब रक्त स्नान करने जाता है तभी उसको रास्ते में एक लड़की मिल जाती है। रास्ते में एक लड़की मिल गई तो कहता है, हे मेरी तुम। अब उस लड़की से क्या कह रहा है, उस लड़की से कह रहा है, हे मेरी तुम। जैसे ही अब किसी आप थर्ड पर्सन को ऐसे बोल देंगे, हे मेरी तुम, तब तो आपको क्या पड़ेगा, जोरदार का थप्पड़ पड़ेगा। ऐसा अगर आप में से किसी ने किया होगा तो आपको याद आ गई होगी वो बातें। तो समझिए कि ऐसा उन्होंने ऐसा बोला कि हे मेरी तुम। तब तक लड़की क्या की, लड़की जो है मार प्यार की थापे, मतलब उनको उनके जो प्यार भरे शब्द थे उन प्यार भरे शब्द को मार और थाप से जो है स्वागत की, मतलब उनके प्यार भरे शब्द पर जो है अपनी मार की थापे लगा दी। तो हो गया मार प्यार की थापे। और उसके बाद क्या करती है, फिर उनको जो है केदारनाथ में ही उनको खरी खोटी सुनाती है, खूब खरी खरी बातें उनको सुनाती है, खरी खोटी सुनाती है। जैसे लड़की, अगर आप किसी लड़की को परेशान करेंगे तो वो मारेगी भी और खूब सुनाएगी भी थी। तो अब उसी से हम इसको जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो जैसे ही ये बंबई के रक्त स्नान के लिए निकलते हैं तब तक इन्हें कोई लड़की मिल जाती है और इसे कहते हैं, हे मेरी तुम। तब तक वो क्या करती है, वो मतलब उनको मारती है। उनके प्यार की, उनके जो प्यार बरसाने का तरीका था, उनके प्यार पर अपने थापों की मार लगाती है। फिर उनको क्या कहती है, उनको केदारनाथ में ही खरी खोटी सुनाती है और कहती है, मेरा नाम अपूर्वा है। यानी कि उस लड़की का नाम क्या था, अपूर्वा था, जो कि 84 साल की थी। फिर कहती है, मेरा नाम अपूर्वा है, याद रखिएगा। कहती है, मेरा नाम अपूर्वा है और मैं तुम्हें जो है इसी जमुना के जल में बहा दूंगी। मैं तुम्हें इसी जमुना के जल में बहा दूंगी। बोलो बोलो जल्दी बोलो, लिखा ना, बोले बोल अबोल। तो फिर कहती है, बोलो बोलो जल्दी बोलो, नहीं तो जैसे शिलाएं तोड़ती हैं वैसे भी मैं तुम्हें तोड़ दूंगी। कहते हैं, बोलो बोलो जल्दी बोलो, और भी कुछ कहना है कहो, नहीं तो मैं तुमको यहीं जैसे शिलाएं तोड़ी जाती हैं वैसे मैं तुमको तोड़ दूंगी। और उसके बाद जो है तुम्हारी आत्मा से गंध आने लगेंगी, तुम्हारी आत्मा से गंध आने लगेंगी। आत्मा से गंध आना यानी कि आत्मगंध, आत्मा से गंध आने लगेंगी और तब इस हरियाली को तुम हार जाओगे। ये जो हरियाली को हार जाना यानी कि ये जो खुशहाल जिंदगी, जो फ्लर्टिंग वगैरह कर रहे हो ना, ये सब भूल जाना, ये हरियाली अब रह नहीं जाएगी। तो कहती हैं कि तुम अपनी आत्मा की गंध, तुम्हारे शरीर से जो है आत्मा की गंध आने लगेंगी और तुम अपनी हरियाली को भी हार जाओगे। तो हरियाली को हारना यानी कि अनहारी हरियाली। और ये सब तुम अपनी खुली आंखों से देखना। ये सब तुम कैसे देखोगे, अपनी इन्हीं खुली आंखों से देखोगे। जो जो मैं बोल रही हूँ ये सब मैं कर भी दूंगी, तुम ये सब अपनी खुली आंखों से देखना। और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे ऊपर जो है पुष्प दीप जलाए जाएंगे, पुष्पों की वर्षा की जाएंगी और तुम्हारे आगे लोग दीप जलाएंगे। होता नहीं, जब किसी की डेथ हो जाती है तो लोग उसके ऊपर फूल, मतलब फूल माला चढ़ाते हैं और दिया वगैरह भी जलाते हैं। तो वही कहती हैं, फिर तुम्हारे आगे लोग पुष्प और दीप जलाएंगे और उसके बाद जो है बसंत में हुई प्रसन्न पृथ्वी, फिर जो है पृथ्वी भी जो है, जब तुमको दफना दिया जाएगा उस पृथ्वी में, तो पृथ्वी भी जो है प्रसन्न हो जाएगी। जैसे बसंत में पेड़ पौधे खुश हो जाते हैं वैसे पृथ्वी भी जो है प्रसन्न हो जाएगी, एकदम बसंत की तरह। जैसे बसंत में चीजें खुश हो जाती हैं, हरियाली छा जाती हैं चारों तरफ, पेड़ पौधों में जान आ जाती है, वैसे ही जो है पृथ्वी भी प्रसन्न हो जाएगी। तो ये थी पूरी ट्रिक। थोड़ी सी अजीब टाइप की लगी होगी, लेकिन एक बार मैं इसको फिर से सुना देती हूँ जैसे जैसे अभी मैंने पढ़ा है, ताकि आपके दिमाग में बनी रहे। देखिए, केदारनाथ में एक व्यक्ति थे, वो कहते हैं, वो बताते हैं कि गंगा में बादल का पानी है और यही बादल लोक और आलोक में फैला हुआ है, और जब इन्हीं बादलों से वर्षा की बूंदें फूलों पर गिरती हैं तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, जो कि आग के आईने की तरह है और बाद में गुलमेहदी बन जाते हैं। इतनी बातें वो बता के फिर वो अपने पंख और पतवार को लेकर नाव के साथ बंबई का रक्त स्नान देखने निकल जाता है। और वहीं पे उनको एक लड़की दिखती है, उससे कहते हैं, हे मेरी तुम। इतना ही बोलते ही लड़की उनको उनके प्यार के शब्दों पर अपनी मार की थापे लगाती है, ठीक है, यानी कि मारती है। और उसके बाद उनको खूब वहीं केदार में ही खरी खोटी सुनाती है और कहती है, मेरा नाम अपूर्वा है, मैं तुम्हें इसी जमुना के जल में बहा दूंगी। जमुना के जल में यानी कि जमुन जल, तुम्हें इसी जमुना के जल में बहा दूंगी। बोलो बोलो जल्दी बोलो, नहीं तो जैसे शिलाएं तोड़ी जाती हैं वैसे ही मैं तुम्हें तोड़ूंगी और तुम्हारी आत्मा से गंध आने लगेंगी।
फिर जो है तुम्हारे अंदर ये हरियाली नहीं रहेगी, ठीक है। और ये सब तुम अपने खुली आंखों से देखोगे और उसके बाद तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे ऊपर पुष्प और दीप जलाए जाएंगे। फिर जो है तुम्हें जब पृथ्वी में दफनाया जाएगा तो पृथ्वी भी प्रसन्न हो जाएगी बसंत की तरह। ये पूरी ट्रिक है, समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो इसको एक बार 2 बार जरूर सुनिएगा। अगर आपको ये स्टोरी याद हो गई ना तो आप कभी एक भी क्वेश्चन जो है इनका गलत नहीं करेंगे। असल में मैंने इनको क्रम से क्यों याद कराया, क्योंकि इनका क्रम पूछा जाता है। तो अगर आपको समय नहीं याद होता है तो आप क्रम से रचनाओं को याद कर लीजिए। कभी आएगा तो आप जब इस ट्रिक से याद किए रहेंगे तो आप क्रम से बिठा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगले जो कवि हैं वो हैं नागार्जुन। नागार्जुन का संक्षिप्त जीवन वृत्त निम्नांकित है। इनके जन्म की बात करें तो 1911 में इनका भी जन्म हुआ था। 1998 में इनकी मृत्यु हुई थी। कैसे याद करेंगे, कहते हैं एक एक करके 11 नागों का जन्म हुआ। एक एक करके 11 नागों का जन्म हुआ, जिनमें से 9 ठे मर गए। ऐसे याद कर लीजिए, एक एक करके कितने नागों का जन्म हुआ, तो एक एक से 11 हो जाएगा और नाग से नागार्जुन, तो एक एक करके 11 नागों का जन्म हुआ और जिसमें से 9 ठे यानी कि 9 और 8 9 ठे मर जाते हैं। बस ऐसे ही याद कर लीजिएगा। जन्म स्थान इनका तरूनी दरभंगा में है। इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। माता पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम गोकुल मिश्र और माता का नाम उमा देवी। उपनाम इनका यात्री और नागार्जुन है। आगे बात करते हैं। नागार्जुन का पहला साहित्यिक उपनाम जो है यात्री था। इनके साहित्य क्षेत्र में अगर इनके उपनाम की बात करें तो इनका जो पहला साहित्यिक उपनाम था वो यात्री था। संस्कृत और मैथिली में ये यात्री नाम से कविताएं करते थे। जब ये यात्री नाम से कविताएं लिखते थे तो उनकी भाषा क्या थी, संस्कृत और मैथिली, यानी कि जो संस्कृत में रचनाएं करते थे और जो मैथिली में रचनाएं करते थे वो सारी रचनाएं जो है ये यात्री उपनाम से करते थे। कौन, नागार्जुन जी। तो ये याद रखिएगा। और जो नागार्जुन है इनका जो मूल नाम है वो वैद्यनाथ मिश्र है, अभी आपने पढ़ा ही है। आगे कहते हैं नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित रचना राम के प्रति है। नागार्जुन की जो खड़ी बोली में सबसे पहली प्रकाशित रचना है वो है राम के प्रति, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। याद रखिएगा, इनकी जो पहली रचना है वो राम के प्रति है, जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। तो अब आप सोच रहे होंगे ये 1935 किसका समय है ना। तो ये जो 1935 है ना, ये जो समय है ये इनका समय है, विश्व बंधु पत्रिका का। लिखा है जो सन 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में छपी थी। तो ये लाहौर से कब निकाली गई थी, 1935 ईस्वी में निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका विश्व बंधु में ये छपी हुई थी। ये पॉइंट याद रखिएगा। और राम के प्रति ये जो रचना है इसका समय है 1933, तो नोट कर लीजिएगा, इसका समय 1933 है। और जो विश्व बंधु पत्रिका है ये 1935 ईस्वी में लाहौर से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसमें जो है राम के प्रति जो रचना है नागार्जुन की खड़ी बोली में पहली बार लिखी गई रचना थी, इसका प्रकाशन हुआ था विश्व बंधु में। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि नागार्जुन की रचनाओं का काल क्रमानुसार सूची निम्नलिखित है। नागार्जुन की जो रचनाएं हैं उनको हम देखते हैं काल क्रमानुसार कौन कौन सी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई हैं। सबसे पहली रचना है युगधारा 1953, सतरंगे पंखों वाली 1959, प्यासी पथराई आंखें 1962, भस्मांकुर 1971, तालाब की मछलियां 1975, खिचड़ी विप्लव देखा हमने 1980, तुमने कहा था 1980, हजार हजार बाहों वाली 1981, पुरानी जूतियों का कोरस 1983। ये सारी की सारी रचनाएं नागार्जुन के द्वारा लिखी गई हैं। तो इसमें देखिएगा, जैसे ये है युग धारा, तो आप जानते हैं नाग जो होता है वो पानी की धारा में बहता है। नाग जो होता है वो पानी की धारा में बहता है। और हमने अभी देखा है युग की गंगा, युगों युगों में गंगा बह रही है। तो कहाँ पे,
केदारनाथ में जब हम गए तो हमें पता चला कि युगों युगों में गंगा बह रही है, युग युग से गंगा का नाम है, ऐसा हम कहाँ जाने जब केदारनाथ गए। और युग की धारा में जो है वो नाग बहते हैं, तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। युग की गंगा पूछेगा तो केदारनाथ अग्रवाल की है, और युग धारा पूछेगा तो ये नागार्जुन की है। तो नाग जो होते हैं वो धाराओं में बहते हैं, पानी की जो धारा होती है उसमें नाग बहते हैं। और नाग के ऊपर जो होता है वो आपने देखा होगा, जो नाग के ऊपर जो फल की परतें होती हैं उसमें कई कलर की होती है ना, वो कह सकती हैं सतरंगी पंखों वाली उसकी परत होती है। ऊपर की जो स्किन होती है नाग सांप जो भी है, आपने देखा होगा वो उसमें कई कलर मिक्स होते हैं, मल्टी कलर में होते हैं वो सब। तो कह सकते हैं सतरंगी पंखों वाली क्या होती हैं, नाग जो है वो सतरंगी पंखों वाली होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक खंड काव्य है जो बरवे छंद में है। कहते हैं नागार्जुन की रचना जो भस्मांकुर है ये एक खंड काव्य है और ये बरवे छंद में लिखा गया है। नागार्जुन ने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से काव्य लिखा। इन्होंने मैथिली भाषा में पत्रहीन नग्नगाछ शीर्षक से एक काव्य लिखा जिसमें 52 कविताएं संकलित हैं। याद रखिएगा, पत्रहीन नग्नगाछ में कितनी कविताएं संकलित हैं, 52। और इसी कृति पर उन्हें 1968 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसी कृति पर यानी कि पत्रहीन नग्नगाछ ये जो रचना है इसी पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है के संदर्भ में लिखा है, यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। नागार्जुन की एक कविता है जिसका नाम है प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है। इसके संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है। तो याद रखिएगा किस कविता के संदर्भ में इन्होंने कहा कि यह तो नागार्जुन साहित्य का मैनिफेस्टो है, तो वो कविता है प्रतिहिंसा ही अस्थायी भाव है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है। ये पॉइंट याद रखिएगा, नागार्जुन को नुक्कड़ कविता की संज्ञा किसने दी है, तो ये दिया है बच्चन सिंह ने। ठीक है, किसने दिया है, बच्चन सिंह ने दिया है। नागार्जुन को राजनीति कवि के रूप में भी जाना जाता है, इन्हें राजनीति कवि के रूप में भी जाना जाता है। इनकी निम्नलिखित कविताएं प्रसिद्ध हैं, बादल को घिरते देखा, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, कालिदास इनकी इंपॉर्टेंट रचना है, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। ये सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, नागार्जुन की। एक बार फिर से देखिएगा, ये इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, बादल को घिरते देखा है, पाषाणी, सिंदूर तिलकित भाल, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, पांच पूत भारत माता के, कालिदास, हरिजन गाथा, अकाल और उसके बाद। सारी की सारी रचनाएं किसकी हैं, नागार्जुन की है। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। जो नागार्जुन है इनको प्रगतिवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। और जो अज्ञेय जी हैं, अभी हम आगे उनको पढ़ेंगे, अज्ञेय जी को प्रयोगवाद का सलाका पुरुष कहा जाता है। याद रखिएगा। आगे बात करते हैं शिवमंगल सिंह सुमन। इनका जन्म 1915 ईस्वी में हुआ था, 2002 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान इनका झगरपुर उन्नाव में है। मूल नाम इनका शिवमंगल सिंह है, उपनाम सुमन है। प्रथम संग्रह हिल्लोल है। तो हिल्लोल जो है 1939 ईस्वी की रचना है इनकी। हिल्लोल कब की है, तो ये 1939 की है। और एक रचना है कल्लोल, जो कल्लोल है वो विश्वंभर नाथ की है। याद रखिएगा, कल्लोल किसकी है, विश्वंभर नाथ की है। तो अब यहाँ पे हम जो है शिवमंगल सिंह की शिवमंगल सिंह की प्रमुख रचनाओं को देखेंगे। पहली रचना है हिल्लोल, दूसरी है जीवन के गान, युग का मोल 1945 ईस्वी, प्रलय सृजन 1950, विश्वास बदलता ही गया, विंध्य हिमालय 1960, मिट्टी की बारात 1972। ये जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र का जो दूसरा शोक गीत है वो है मिट्टी की बारात 1972, वाड़ी की व्यथा 1980, पर आंखें नहीं भरी, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के। ये सारी की सारी रचनाएं शिवमंगल सिंह सुमन जी के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद करेंगे, कहते हैं भाई सुमन जो है हिल्लोल मार रही थी, शिवमंगल सिंह सुमन, तो सुमन से ले लीजिए, सुमन नाम की कोई लड़की है, वो जो है
हिलोल, मतलब उसके मन में बहुत सी हिलोले चल रही थी, ठीक है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मन बहुत विचलित था उसका, बहुत सी बातें चल रही थी। तो कहते हैं सुमन के मन में जो है कई जो है हिलोल चल रही थी और जीवन के गान को वो नहीं समझ पा रही थी। उसके मन में कई हिल्लोलें चल रही थी और उसके जीवन में जो भी कुछ चल रहा था, यानी कि जीवन के गान को वो नहीं समझ पा रही थी। युग का मोल, वह उसके युग का मोल क्या था उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था। युग के मोल का वह प्रलय और सृजन, युग के मोल का, युग का मोल जो है वह प्रलय व सृजन करने में निकल जा रहा था। उसके युग का जो मोल है वो प्रलय व सृजन करने में निकल जा रहा था। और ऐसा करते करते समय बदलता गया और उसका विश्वास भी बदलता गया, और चीज़ों पर उसका विश्वास भी बदलता गया। और धीरे धीरे करके वो एक दिन कहाँ पहुँच गई? विंध्य हिमालय पर पहुँची, जो आप याद कर सकते हैं 60 फीट ऊपर ऊंचाई पर है। विंध्य हिमालय कितनी ऊंचाई पर है? तो 1960 फीट, 1960 ऐसे याद करिएगा, 60 फीट नहीं 1960 फीट ऊंचा है विंध्य हिमालय। ताकि अरे भाई हिमालय पर्वत ऊंचाई पे है ना, तो ऐसे याद कर लीजिएगा विंध्य हिमालय की ऊंचाई कितनी है? 1960, बस याद करने के लिए, ठीक है। तो कहते हैं कि उसका विश्वास बदलता गया और कुछ समय बाद वो विंध्य हिमालय पर पहुंची, जो कि 1960 फीट ऊंचा था। जब वहां पहुंचती है तो देखती है कि मिट्टी की बारात निकली है, बड़ी बेहतर तरीके से वहां पे मिट्टी की बारात निकली है, पर वहां पर कोई वाणी की व्यथा नहीं हो रही है, मतलब कोई आवाज शोरगुल नहीं आ रहा है, किसी की वाणी की व्यथा कुछ भी सुनाई नहीं दे रही है। और ये सब कुछ देखकर उसकी आंखें जो है वो नहीं भरी, आंखें जो है वो नहीं भरी, क्योंकि उसके जीवन का गान क्या था उसको खुद ही कुछ नहीं पता था। तो वहां पे ये सारी दृश्य देखकर जो है उसकी आंखें तब भी नहीं भरी, और वो कहती है कि भाई हम सभी जो है हम सब जो है पक्षी की तरह उन्मुक्त गगन में स्वतंत्र हैं। हम सभी जो है वो पक्षी की तरह उन्मुक्त गगन में स्वतंत्र है। जैसे यहाँ मिट्टी की बारात तो सजी है बेहतर तरीके से, पर कोई यहाँ पे अपनी वाणी से कोई व्यथा सुनाने वाला नहीं है, तो उसकी आंखें भी नहीं भरती। और वो फिर सोचती है कि भाई हम सभी पक्षी की तरह क्या है, इस उन्मुक्त गगन में हम लोग भी पक्षी की तरह एकदम जो है विचरण कर सकते हैं खुले आकाश में। तो इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। एक बार फिर से देखिएगा, सुमन नाम की कोई लड़की है, उसके मन में बहुत सी हिलोले चढ़ती है और वो अपने जीवन के गान को नहीं समझ पाती। उसके युग का मोल जो है वो प्रलय और सृजन करने में ही निकल जाता है। विश्वास बदलता ही गया, देखते ही देखते विश्वास बदलता गया और एक दिन वो विंध्य हिमालय पर पहुंचती है, जो कि 1960 फीट ऊंचाई पर है। और वहां पर देखती है कि मिट्टी की बारात को बड़े बेहतर तरीके से सजाया गया है, पर वहां पे किसी की वाणी की व्यथा, मतलब किसी के वाणी की व्यथा को उसने नहीं सुना, मतलब कि वहां कोई इंसान नहीं था, वाणी की व्यथा को उसने नहीं सुना। और ये चीज देखकर उसकी आंखें नहीं भरी और वो सोचती है कि हम भी जो है पक्षी की तरह जो है इस उन्मुक्त गगन में स्वतंत्र हैं। इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं शिवमंगल सिंह सुमन की रचनाओं को। आगे देखते हैं, शिवमंगल सिंह सुमन की जो प्रचलित कविताएं हैं वो है गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। ये 3 रचनाएं इनकी प्रसिद्ध कविताओं में आती हैं। गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली, याद रखिएगा। आगे बात करेंगे वासुदेव सिंह त्रिलोचन। इनकी बात करें तो इनका जन्म 1917 ईस्वी में हुआ था और 207 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में हुआ था। मूल नाम इनका वासुदेव सिंह था, उपनाम इनका त्रिलोचन था। प्रथम संग्रह इनकी धरती थी। तो धरती 1945 ईस्वी की है। धरती इनकी प्रथम संग्रह है, किसकी? वासुदेव सिंह त्रिलोचन जी की। गजानंद माधव मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान कहा है, ठीक है, सॉरी अवध का किसान कवि कहा है। किसने? मुक्तिबोध ने त्रिलोचन को अवध का किसान या अवध का किसान कवि, कुछ भी कहिए, ठीक है, ये मुक्तिबोध ने कहा है त्रिलोचन को। त्रिलोचन की रचनाओं का काल क्रमानुसार सूची निम्नलिखित है। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? धरती 1945, गुलाब और बुलबुल 1956, दिगंत 1957, ताप के ताए हुए दिन 1980, शब्द 1980, उस जनपद का कवि हूँ 1981, अर्घान 1984, तुम्हें सौंपता हूँ 1985, फूल नाम है एक
1985, अनकहनी भी कुछ कहनी है 1986। ये सारी की सारी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो त्रिलोचन के द्वारा लिखी गई हैं। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द, उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। ये सारी की सारी रचनाएं त्रिलोचन जी के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अमोला त्रिलोचन जी की अवधि काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे संग्रहित हैं। कहते हैं अमोला जो रचना है ये अवधी भाषा में लिखी गई जो है त्रिलोचन जी की रचना है। 1990 ईस्वी में ये रचना जो है प्रकाशित होती है और इसमें जो है 2700 बरवे संग्रहित हैं। ये इसकी विशेषता है, याद रखिएगा। हिंदी में सानेट लिखने के लिए त्रिलोचन शास्त्री प्रसिद्ध हैं। हिंदी में सानेट लिखने के लिए कौन से कवि का नाम लिया जाता है? तो त्रिलोचन शास्त्री जी का। आगे बात करते हैं रांगे राघव की। इनका जन्म 1923 में हुआ था। 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मूल नाम त्रयंबक वीर राघवाचार्य है। रांगे राघव ने 3 आख्यानात्मक काव्य लिखे जो निम्न हैं: अजेय खंडहर 1944, मेधावी 1947 और पांचाली 1955। पांचाली 55 की है, मेधावी 47 की है, अजेय खंडहर 1944 की है। तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? रांगे राघव की हैं। ये याद रखिएगा। इनके 3 आख्यात्मक काव्य हैं, अजेय खंडहर, मेधावी और पांचाली। अजेय खंडहर में 3 शीर्षकों झंकार, ललकार, हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। कहते हैं जो अजेय खंडहर है इसमें 3 शीर्षकों झंकार, ललकार और हुंकार से स्टालिनग्राद युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन प्रस्तुत किया गया है। रांगे राघव के 2 अन्य मुक्तक काव्य हैं जो कि निम्नलिखित हैं। तो वो 2 मुक्तक काव्य कौन कौन से हैं? पिघलते पत्थर 1946 और राह के दीपक। पिघलते पत्थर रांगे राघव की है, 1946 ईस्वी की है, और राह के दीपक ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? रांगे राघव जी की हैं। इसके बाद जो है कल हम देखेंगे प्रगतिवादी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। जैसी भी लगी हो कमेंट में अपने जवाब जरूर दीजिएगा। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। और कल मिलते हैं ठीक इसी टाइम शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।